हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों हम CHSL 2020 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं मैथ सेक्शन को। और इससे पहले मैंने इस टाइप के कई सारे वीडियो बना रखे हैं जिसमें मैंने 12 अप्रैल के सारे शिफ्ट के पेपर कवर किए हैं और साथ ही साथ 4 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट कवर कर चुका हूँ, यानी कि सॉल्व कर चुका हूँ। इस वीडियो में 4 अगस्त का यानी कि 4 अगस्त का सेकेंड पेपर मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, सेकंड पेपर से मेरा मतलब है सेकंड शिफ्ट वाला पेपर सॉल्व करने वाला हूँ। मैथ के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ और कैलकुलेटिव सवालों के अच्छे मैं उपाय बताता हूँ, साथ ही साथ बेसिक के साथ ट्रिकी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराता हूँ। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन के मैंने बेसिक ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रखे हैं जो आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वैसे सॉल्व करेंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करने लगेंगे। ठीक है, तो मैंने अच्छे तरीके भी बताए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए हैं जिससे आप कम समय में सारे सवालों को कवर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं CHSL 2020 का टॉपिक वाइज सॉल्यूशन भी ला रहा हूं। जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की एक वीडियो बना रखी है जिसमें CHSL 2020 में आए सारे प्रॉफिट एंड लॉस इक्वेशन मैंने किया है। पार्ट 1 अभी आया है, पार्ट 2 और पार्ट 3 उसका आना बाकी है। और जल्द ही टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी स्पेशल वीडियो आने वाला है जिसमें CHSL 2020 के सारे क्वेश्चन होंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के, और वो बाईलिंगुअल आता है। आपको पता है चैप्टर वाइज जो सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कराता हूँ तो वो बाईलिंगुअल होता है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन हिंदी में लिखी मिलेगी लेकिन सोल्यूशन आपको बाईलिंगुअल मिलेगा। पहला सवाल अपना है दोस्तों, कोसेक थीटा जो है वो 41/9 है। थीटा जो है ये एक्यूट एंगल है तो 5 tan थीटा की वैल्यू बता दो। देखो आपको पता होगा दोस्तों कि कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी कि h/p होता है। तो h की वैल्यू डेफिनेटली ऊपर वाली हो गई, यानी कि 41, तो h की वैल्यू है और p की वैल्यू है 9। और हमें अभी b की ज़रूरत है तो b कैसे निकालते हैं, √h² माइनस p का स्क्वायर, यानी कि 41 का स्क्वायर आप करेंगे और माइनस का 9 का स्क्वायर। देखो अगर डायरेक्ट ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं कि 40, 41 और 9 का ट्रिपलेट बनता है तो डायरेक्ट आप 40 ले सकते हैं, वरना आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो 41 का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 50 से 9 कम है तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। और 41 को 9 और माइनस करेंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, 32 का आधा 16 माइनस 9 का स्क्वायर 81, ये कितना देगा आपको बताओ, ये देगा 1600 वर्गमूल, उसका कितना हो जाएगा 40, यानी कि b का मान 40 हो गया। अब हमें 5 और tan थीटा बताना था। tan का मतलब p/b, p का मतलब तो यहाँ पर 9 है दोस्तों, p का मतलब 9 है और b का मतलब हमने निकाल लिया 40, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 8 40, यानी कि 9/8। ये अपना सही आंसर है ऑप्शन बी। देखो मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर भी इरेज करके रखा है, ऐसा नहीं कि सही आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसे में आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगला सवाल है कि कोई दुकानदार 1350 रुपये के मूल्य में 15 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 495 में प्रति 5 दर्जन पेन मूल्य के बेचता है, तो आपको बताना है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी कि एक शॉपकीपर है दोस्तों, वो 1350 रुपये में 15 डजन पेन बाई करता है और 495 रुपये में 5 डजन पेन को वो सेल करता है, तो आपको बताना है कि उसे प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए आपने ये बात पढ़ा होगा कि ऐसे कंडीशन में उपाय क्या होता है हमारे पास। देखना, या तो हम दोनों साइड पेन की वैल्यू को सेम कर लें, ठीक है, या दोनों साइड पेन की वैल्यू को ही सेम करना होगा। पेन का संख्या अगर सेम हो जाएगा तभी हम लाभ और हानि कैलकुलेट कर सकते हैं। तो या तो दोनों जगह एक पेन की कीमत निकाल लो, या फिर ये 15 दर्जन पेन है तो इसको भी 15 दर्जन पेन बना दो। तो मैं दोनों साइड 1 दर्जन पेन की कीमत निकालना चाहता हूँ। ठीक है, देखो पहले कंडीशन में एक जब वो खरीद रहा है तो 15 दर्जन 1350 रुपये में खरीदा है, तो 1 डजन की CP कितनी आई बताओ। 15 से डिवाइड कर लेंगे, 15 9 135 होता है तो ये 90 आ जाएगा, यानी कि 1 दर्जन वो खरीदा कितने का है, 90 रुपये का। और इसी का मैं अगर 1 डजन का ही अगर मैं SP निकालूं, यानी कि बेचा कितने में है, देखो 5 दर्जन जो है दोस्तों उसने 495 में बेचा है, तो हर एक दर्जन कितने का हुआ, 5 से डिवाइड कर लो तो 5 9 45 है और फिर 5 9 45, यानी कि 9 रुपये का फ़ायदा होगा। कितने पर भाई, 90 पर, तो ये 10% का लाभ हो गया ना ओवरऑल। 9 रुपये का फ़ायदा हुआ। देखो 99 का खरीद कर 90 का खरीद कर 99 में बेचा तो 9 का फ़ायदा हो गया 90 पर और गुना का 100, तो ये कितना होगा, 9 से 9 और 0 से 0 कटेगा तो 10% का प्रॉफिट होगा।
अगला सवाल ये पावर 4 दिया है और x पूछ रहा है। कई बार ऐसा सवाल मैंने करा दिया है, आप अगर प्रीवियस ईयर मेरी वीडियो देखते हैं प्रीवियस ईयर की सोल्यूशन की, तो ऐसे मैंने कम से कम 20 या 50 सवाल करा दिए होंगे। देखो ये पावर 4 है दोस्तों, तो पहले पावर 2 निकालेंगे हम, x² बाई x²। कैसे निकलेगी दोस्त, जो दिया है उसमें 2 जोड़कर उसका स्क्वायर रूट लेंगे। इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 38 और 46 बन जाएगा और इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो देखो लास्ट में 6 है, 46 है लास्ट में, तो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा भाई, 44 आएगा ना एक्चुअली में 46 का, तो स्क्वायर रूट ही पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, पॉइंट में आने लगेगा उसका। तो देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों, लास्ट में 44 है, तो ये बात हम समझ रहे हैं कि लास्ट में 4 आने का मतलब है कि 2 आएगा या फिर 8 आएगा यूनिट डिजिट। इसके पहले क्या आएगा, 38 के से छोटा किसका स्क्वायर है, 6 का, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब 65 का जो स्क्वायर होता है 7 छक 42, इससे बड़ा है, यानी कि अपना आंसर जो होगा वो 62 होगा। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों स्क्वायर वाले की वैल्यू 62 आ गई, इसकी वैल्यू। अब अगर x और +1/x निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से 2 जोड़कर और वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 2 जोड़ेंगे तो अब ये 64 बन जाएगा, जिसका वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगर इसमें माइनस पूछता तो हम यहाँ पर माइनस करके और तब स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगला है दोस्त कि एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD बिंदु O पर एक दूसरे को कट करती हैं, यानी कि 2 कॉर्ड्स हैं AB एंड CD एक सर्कल में, दोनों पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं इच अदर को। ये कह रहा है कि CO की वैल्यू CD की OD की वैल्यू प्रोवाइडेड है, AB की वैल्यू प्रोवाइडेड है, तो AO और OB में जो स्मॉलर साइड है उसकी लेंथ बतानी है। कोई बात नहीं है, देखो पहले आप एक बार डायग्राम से बात समझ जाओ तो बेहतर है। देखो ये कह रहा है कि एक सर्कल है हमारे पास, तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे ये। अब इसमें ये कह रहा है कि 2 कॉर्ड्स हैं AB और CD, ठीक है, तो मैंने बना लिया, चलो ये AB हो गया, ये CD हो गया। एक को मैंने मान लिया कि ये AB है और एक CD है। कहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट O पर। अब आगे आपको इसमें लिखा मिल जाएगा दोस्तों कि जो OC की वैल्यू है, यहाँ पर देखो OC की वैल्यू 4 है, तो इसको मैंने 4 ले लिया। OD की वैल्यू 3.75 है, तो ये 3.75 हो गया। और अब हमें कह रहा है AB की पूरी वैल्यू 8 है, तो हमें ये कह रहा है दोस्तों कि AO और OB में छोटी जो लेंथ है वो बता दो। तो कोई बात नहीं, मैं OA को अगर x मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 8 माइनस का x, क्योंकि ये पूरा 8 था AB। अब आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा दोस्तों यहाँ पे कि OA और इंटू का OB जो होता है ये किसके बराबर होता है, OC और इंटू OD के बराबर होता है। ये बात तो पढ़ा होगा आपने। तो OA की जगह पर मैं x रख लेता हूँ, OB की जगह पर कितना रख लूँगा, 8 माइनस का x। और OC की वैल्यू तो आपको पता है कि OC की वैल्यू 4 है और OD की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3.75। इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये x इंटू 8 माइनस एक्स जो आएगा, 4 से आप गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 का 0, 7 चौका 28 और 2 30 और 3 चौका 12 और 3 15, ये 15 वैल्यू आएगा। अब देखो 15 आ रहा है तो डेफिनेटली हमें x को 5 या 3 लेने की ज़रूरत है। अब चेक करते हैं कि x को क्या रख सकते हैं। देखो दोस्त, अगर x को मैं यहाँ पे पॉइंट वाला वैल्यू रखता हूँ तो ये मल्टीप्लाई करके भी पॉइंट में आएगा, जबकि हमें पॉइंट में चाहिए नहीं, तो हम पॉइंट वाला तो रखेंगे नहीं। पहले 3 को रख के चेक करते हैं। अगर ये 3 होता तो यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा और 5 3 ये 15 सेट हो जा रहा है, यानी कि एक वैल्यू हमारी 3 है और एक वैल्यू 5 है। यानी कि OA को अगर मैं 3 मानूंगा तो OB को 5 मानना पड़ेगा, और दोनों में से जो छोटा है वो हमें बताना है दोस्तों। तो इसमें से 3 छोटा है, इसीलिए 3 ही अपना आंसर है। अगर 5 रखेंगे तो 5 भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन वहाँ पर भी 5 और 3 दो साइड से आ जाएंगे, तो हमें छोटा वाला बताना है, इसीलिए मैंने 3 को ले लिया। अगला है दोस्त कि वरुण और मधुर प्रत्येक भिन्न भिन्न योजनाओं में 25,000 रुपये का निवेश करते हैं। वरुण ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त किया और मधुर ने चक्रवृद्धि ब्याज 10% के हिसाब से प्राप्त किया। तो आपसे कह रहा है कि 2 साल बाद किसने ज़्यादा और कितना ज़्यादा प्राप्त किया इंटरेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, अब बात समझिए। यहाँ पर सवाल ये कह रहा है कि वरुण और मधुर 2 अलग अलग यानी कि डिफरेंट स्कीम्स में 25,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, वरुण को 11% पर एनम के रेट से SI मिलता है, ठीक है, जबकि मधुर को 10% पर एनम के रेट से CI मिलता है। तो आपको बताना है कि आफ्टर 2 ईयर्स दोनों में से किससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और कितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा।
तो हम SI और CI एक बार निकाल लेते हैं। परसेंटेज में ही काउंट करना बेहतर होगा मेरे हिसाब से। आप ये बताओ कि अगर मैं SI की बात करूँगा तो SI का रेट कितना है भाई, तो आप बोलेंगे 11% SI का रेट है और 2 ईयर का यहाँ पर बात है तो 11 दूना 22% तो SI मिलेगा। अब अगर मैं CI की बात करूं कि CI कितना मिलना है, तो इसके लिए भी 2 ईयर से समय है और 10% के हिसाब से बताना है। 10% के हिसाब से 2 ईयर का जो CI होता है वो 21% होता है, ये आपने पढ़ा होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों कि SI वाला ज़्यादा है। SI वाला मतलब किसका, SI वाला वरुण है, तो वरुण को ज़्यादा मिला है। कितना ज़्यादा मिला है भाई, 1% ज़्यादा मिला है। परसेंटेज में 1% उसको ज़्यादा मिला है। और सवाल में हमें 25,000 जो दिया था ये क्या था दोस्तों, मूलधन था, प्रिंसिपल था, जिसको हम 100% मानते हैं। तो मैं ये कहता दोस्तों कि 100% की वैल्यू सवाल में अगर 25,000 दे रखा है तो हमें 1% की वैल्यू बतानी है। कितना ज़्यादा मिला है भाई, 1% ज़्यादा मिला है। 1% का मतलब 2 जीरो दोनों साइड से काट लेंगे तो 250 ज़्यादा मिला है। और किसको ज़्यादा मिला है दोस्तों, वरुण को, तो वरुण का 250 इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल यहाँ पर क्या है कि इसमें थीटा का मान बताना है, क्या आएगा, जहाँ थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच लाई करता है। सबसे पहले देखो, अगर 0 लाना है और इसमें √3 है तो हमें ऐसा वैल्यू पुट करना पड़ेगा जिसमें cot या tan दोनों में से कोई एक √3 बन जाए। तो आपको पता है कि 45 तो नहीं रख सकते हैं। अब हमें 30 और 60 पे पहले चेक करना चाहिए। अगर इनमें नहीं आया तो 15 को हम डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। तो अगर 30 पे चेक करते हो तो बोलो क्या आ जाएगा। tan 30 पहले cot से शुरू करेंगे ना, तो 3 cot 30 की वैल्यू √3 होती है तो ये √3 हो गया, और प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 और माइनस का ये 2√3। अभी देखो हमें ये सब मिलाकर कितना आना चाहिए था दोस्त, 2√3 आना चाहिए था, तभी तो 2√3 में से 2√3 माइनस होता तो 0 आता। लेकिन यही 3√3 है और इसमें अभी 1/√3 ऐड ही करना है, तो ये 2√3 से तो ज़्यादा ही आ जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो 0 कभी आएगा नहीं, यानी कि ये तो नहीं हो सकता है। 60 एक बार चेक करते हैं तो हम लिखेंगे 3 cot 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/√3 और प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है और माइनस का 2√3। अब ये देखो, ये √3 से जो 3 कटेगा ये √3 टाइम्स ही कटेगा, तो ये √3 और ये √3 मिलकर कितना हो जाएगा, 2√3 और माइनस का ये 2√3 दोनों हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 आने का मतलब क्या है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो 60 डिग्री अपना सही आंसर है। हमारा राइट साइड में 0 लाना था, 0 आ गया है। 9 नंबर में A B की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, यानी कि A जो है वो B से 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट है, यानी कि एफिशिएंसी की बात करेंगे, ठीक है। तो B अगर 1 यूनिट की एफिशिएंसी रखता है तो A कितना रखेगा, उसका 3 टाइम्स रखेगा, 3 गुना रखेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि A किसी काम को करने में B से 24 दिन कम लगाता है, ये दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। देखो A अगर 24 दिन कम लेता है B से, तो यहाँ पर अगर मैं डे की निकालता हूँ कि डे का रेशियो क्या होना चाहिए, तो ये उल्टा रेशियो होता है, आपको भी पता होगा। यानी कि A अगर 1 दिन लेगा दोस्तों तो D कितना दिन लेगा, 3 दिन लेगा। अब यहाँ पर एक बात मुझे बताओ जरा ध्यान से कि इसमें A जो है वो B से कितना कम समय लगा रहा है। तो B अगर 3 यूनिट है तो A 1 यूनिट का टाइम लेता है, तो कितना कम टाइम लिया भाई, 2 यूनिट का टाइम कम लिया, 2 दिन का समय कम लिया। लेकिन सवाल में कह रहा है कि नहीं, 24 दिन का कम समय ले रहा है। यानी 2 की वैल्यू जो है वो सवाल में कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, 12 गुना। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 3 36 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि B कितने दिन में ख़त्म करेगा उसको दोस्तों, 36 दिन में ख़त्म करेगा। और टोटल वर्क कितना हो गया, एक बात बताओ, टोटल वर्क B अगर डेली 1 यूनिट का काम करता है और 36 दिन में काम खत्म करता है, यानी कि 36 से कम 36, टोटल काम तो 36 ही करना है। और ये 36 काम अब कराना किससे है, दोनों साथ मिलकर करेंगे, यानी कि A और B दोनों से कराना है। तो 3 और 1 4 से कराएंगे, तो ये 4 से डिवाइड होकर 9 यूनिट आपका आंसर देगा, यानी कि 9 डेज लग जाएगा, ठीक है। 10 नंबर सवाल, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें बाह्य बिंदु P से A और B स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। यानी कि ये कह रहा है दोस्तों कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, तो मैंने यहाँ पे सेंटर O ले लिया। अब इसमें ये कह रहा है दोस्तों कि पॉइंट P से, एक्सटर्नल पॉइंट P से 2 टेंजेंट्स खींची गई है। तो मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ये मान लेता हूँ, एक टेंजेंट मैंने ये मान लिया, ये पॉइंट P है, इसको हमें A लेना चाहिए और इसको मैंने B ले लिया। अब इसको भी मिला लेते हैं, इसको भी मिला लेते हैं। और सवाल में ये कह रहा है कि APB 42 डिग्री है, दिस वन इज़ 42 डिग्री। और हमसे ये पूछ रहा है दोस्त कि ये वाला बता दो कि AOB कितना होगा, ये कितना होगा, थीटा। आपको पता है दोस्तों कि ये एंगल और ये एंगल ऐड करके 140 आना चाहिए।
सॉरी 180 आना चाहिए, 180। तो डायरेक्ट हम थीटा और इस 42 को जोड़कर 180 रख लेंगे, यानी कि थीटा और प्लस 42 कितना होना चाहिए था 180। तो थीटा कितना होगा दोस्त, 42 ले जाके माइनस कीजिएगा तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। 10 में से 2 जाएगा 8, यानी कि 138 तो आना इसकी मजबूरी ही है। आगे बढ़ते हैं। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, एक रोम्बस है जिसकी साइड है वो कितनी है 28 सेंटीमीटर, उसका एक एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो आपको कह रहा है कि जो उसका लॉन्गेस्ट डायगोनल है उसकी लेंथ बताओ, बड़े विकर्ण की लंबाई बतानी है। चलो तो एक छोटा सा रोम्बस बना लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। यहाँ पर देखो मैंने एक रोम्बस क्रिएट कर लिया, ठीक है, ये एक रोम्बस मैंने बना दिया। अब इसमें ये कह रहा है दोस्तों कि पहले मैं दोनों डायगोनल बना लूँ। देखो एक डायगोनल तो ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया। साइड दे रखा है 28 है, यानी कि ये तो 28 है। और डायगोनल जो होते हैं यानी कि विकर्ण जो होते हैं समचतुर्भुज में, ये कहाँ पर काटते हैं दोस्तों 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये जो O है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हमें ये कह रहा है दोस्तों कि बड़े विकर्ण की लेंथ बतानी है और एक एंगल 60 डिग्री का दिया है। तो मैं यही वाला एंगल मान लेता हूँ कि ये 60 डिग्री का होगा। बात समझ लीजिए, अगर इसको मैं 60 मान लेता हूँ, आप इधर भी मानेंगे तो भी बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे जल्दी बनेगा। अगर मैं इसको 60 डिग्री मानता हूँ तो आपको ये बात पता होगा कि ये जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है, यानी कि 30-30 डिग्री में बांटेगा। ये आधा जो होगा दोस्तों ये 30 डिग्री हो जाएगा और ऊपर भी इसका कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब हमें एक बात और पता है दोस्तों कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, ध्यान देना, अगर ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज क्यों है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है और ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा मेरे भाई 60 डिग्री होगा। 90 में से 30 को घटा देंगे तो दिस एंगल इज कितना 60 डिग्री हो गया। अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं कि 30 के सामने क्या होता है तो 60 के सामने क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि 90 के सामने जितना भी होता है 30 के सामने उसका आधा होता है। तो अगर 90 के सामने 28 है तो 30 के सामने कितना होगा, ये वाली जो वैल्यू होगी वो 30 की आधी 14। और 60 के सामने कितना होता है 30 वाले का √3 गुना, तो 60 के सामने 14 का √3 गुना, ये कितना हो जाएगा 14√3। ठीक है, यानी कि देखो एक डायगोनल का आधा भाग 14√3 आ गया और एक डायगोनल का आधा भाग 14 आ गया। तो एक डायगोनल तो 14 का डबल बनेगा 28 और दूसरा डायगोनल 14√3 का डबल बनेगा कितना 28√3। इसमें से बड़ा कौन है भाई 28√3 वाला बड़ा है, तो 28√3 अपना आंसर होगा। बात समझ रहे होंगे आप। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला सवाल कह रहा है कि फरवरी 2020 में श्यामलाल की जो औसत दैनिक आय थी, यानी कि श्यामलाल की जो एवरेज डेली इनकम थी वो 560 रुपये थी। 16 ये कह रहा है कि पहले 16 दिनों में यानी कि फर्स्ट 16 डेज में जो एवरेज इनकम है पर डे का वो कितना है 590 रुपीज़, और लास्ट के 16 डेज में ये जो एवरेज है वो 500 है। तो आपसे कह रहा है कि 14th, 15th और 16th फरवरी को उसकी औसत आय बताइए कि एवरेज इनकम कितना था। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे ना। अब एक बात आप बताओ मुझे दोस्तों कि जो रेगुलर एवरेज थी वो कितने थी, नॉर्मल एवरेज 560 थी। पहले के 16 दिनों में जो एवरेज थी ये 590 थी। तो 560 से कितना ज़्यादा था मेरे भाई ये बताओ। जो 590 है वो 560 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे भाई 30 ज़्यादा है। ठीक है, 30 ज़्यादा का मतलब कि शुरू के जो 16 लोग हैं, शुरू के जो 16 दिन हैं उसमें 30 ज़्यादा है। अगर हम इनको हटा दें तो ये ओवरऑल जो ग्रुप पहले से था जिसमें सारे दिन को मैंने कवर किया था, पूरे साल का हमने दिन ले लिया था। अगर हम शुरू के ये महीना होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, तो पूरी महीने यानी कि पूरी फरवरी का हमने ले लिया। ठीक है, एक मिनट, बगल में लग रहा है कि गीत बज रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल क्योंकि मैं गीत वाले को तो नहीं बोल सकता ना कि फ़िलहाल आप बंद करो। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर 560 सभी दिन का था एवरेज, यानी कि हर एक डेज को मान लो 560 रुपये वो बचाता था। लेकिन ये कह रहा है कि शुरू के 16 दिन में 590 बचा रहा है, यानी कि भैया 30 रुपये तो यहीं पर ज़्यादा बचा रहा है। यानी कि बाकी के जो दिन बच गए 14 दिन बाकी के जो महीने में से बच गए, वहाँ पर कहीं ना कहीं 16 ऐसे दिन होंगे या और कई दिन होंगे जो 30 कम लगा रहे होंगे। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि देखो टोटल ग्रुप में से अगर 16 लोगों के पास 590 रुपये थी तो कोई ना कोई, आप रुपए पर समझिए इसको कि मान लो एक ग्रुप है जिसमें 30 लोग हैं और हर एक ने 560 रुपये मिलाने का फैसला लिया।
लेकिन शुरू के 16 लोग जो थे उन्होंने 560 के बदले 590 रुपये मिला दिए। 590 रुपये मिलाने का मतलब कि बाकी के जो लोग बचे हैं उनमें से, अब देखो ये 16 लोग 590 मिलाएंगे तो कितना ज़्यादा मिला रहे हैं, मिलाना था 560 लेकिन 90 मिला रहे हैं, यानी कि 30 ज़्यादा मिला रहे हैं भाई। तो 16 लोग अगर 30 ज़्यादा मिला रहे हैं तो हम ये कहें कि बाकी के जो लोग बच जाएंगे उसको 16 या 48 यानी कि 480 कम मिलाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये 30 ज़्यादा मिला दिया है तो 480 कम मिलाना पड़ेगा। लास्ट के 16 दिनों में एवरेज था कितना, 500, यानी कि इनके पास कितना कम था भाई, 60 कम था। लास्ट के जो 16 लोग थे वो 60 रुपये कम दिए हैं, हर एक ने 60 रुपये कम दिया। तो ओवरऑल अगर ये 60 कम देंगे 16 लोग दोस्तों, तो 16 या 16 96 यानी कि 960 रुपये वो कम देंगे। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात समझना है कि ऐसे ना लिखकर इसको डायरेक्ट हम एक ही बार शुरू में ही घटा लेते, क्योंकि दोनों बार 16 है। बात समझ रहे हैं, दोनों बार ही वैल्यू 16 है। तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि भाई शुरू वाले जो 16 लोग हैं वो 30 रुपये ज़्यादा मिला रहे हैं, लास्ट के जो 16 लोग हैं वो 500 मिला रहे हैं हर एक, यानी कि 60 रुपये कम मिला रहे हैं। तो ओवरऑल क्या आएगा, आप देखेंगे कि ओवरऑल दोस्तों अगर ये 60 कम मिला रहे हैं तो अभी भी 30 रुपये की कमी है। कितने लोगों के लिए दोस्तों, 16 लोगों के लिए, क्योंकि 16 इसमें कॉमन है। तो 16 या 48 यानी कि ओवरऑल अभी भी 480 रुपये कम है। तो ये 480 रुपये जो कम है एवरेज पूरा करने के लिए, कौन पूरा करेगा आप भाई, तो आप बोलेंगे कि ये पूरा करने का अधिकार अब सिर्फ एक ही आदमी के पास है, वो है 14, 15 और 16, इन्हीं को ये पूरा करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे कि भाई इनको तो मिलाना है 560 ही, लेकिन इन्हें अब इतना कम करने का मतलब कि 480 और ज़्यादा मिलाना पड़ेगा इन सभी को। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ओवरऑल एवरेज में 480 की कमी आ गई है। तो आप बोले कि अगर ओवरऑल एवरेज में 480 की कमी आ गई है भाई, तो 3 लोगों में कितने की कमी आएगी बताओ। तो इसको एवरेज बनाने के लिए 3 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 480 को अगर 3 से आप डिवाइड करोगे तो एवरेज निकल जाएगा 480 और डिवाइडेड बाई 3 तो 16 या 48 यानी कि 160 रुपये की कमी होगी इनके पास। तो इनका एवरेज जो नॉर्मल था वो कितना था, 560, इसमें से 160 आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको नॉर्मली भी निकाल सकते हैं। नॉर्मली कैसे निकालते हैं देखो, अब ये समझाने में टाइम मुझे लग गया तो आपको ये लेंदी लग सकता है, लेकिन देखो अगर नॉर्मल तरीके से भी निकालते हैं तो ये नॉर्मल से हमेशा फास्ट ही रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप ये कहते हैं कि फरवरी कितने दिनों का, अच्छा फरवरी 2020 था ना, यानी कि कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। फरवरी 2020 में हमें दिन को भी देखना पड़ेगा कि कितने दिन थे फरवरी 2020 में। देखें दोस्त, अगर नॉर्मल तरीके से आप करते हैं बेसिक से, तो आपको ऐसे लिखना पड़ता दोस्तों कि पहले लास्ट के 16 दिन, शुरू के 16 दिन का एवरेज कितना था, 590, तो आप लिखते 16 × 590, ये टोटल हो गया। प्लस लास्ट के 16 दिन का एवरेज 500 था तो 16 गुना में 500। इसमें से आप फरवरी 2020 कितने दिन का भाई महीना है, 29 दिन का, तो यहाँ पे 29 लिखते और हर एक दिन कितना बचाता है शुरू में 560, तो यहाँ 560 करते। तो ये टोटल योगफल आ रहा है 14, 15 और 16 वाले का, तो इसको 3 से डिवाइड कर देते तो आपका एवरेज भी निकल आता, ठीक है। तो इन पूरा को गुना भाग करके आप 3 से डिवाइड कर लीजिएगा तो भी आपका आंसर बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि अगले सवाल में क्या पूछा है। इस सवाल में आपको क्या बोला गया है दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किसी धात्विक बेलनाकार पाइप, सिलिंड्रिकल पाइप है, उसका जो वॉल्यूम है वो है 3564 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी जो एक्सटर्नल रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई है, ठीक है, विड्थ वो कितनी है, तो आप बोलेंगे 3 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि पाइप की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब भी ऐसा सिलेंडर आता है जिसमें मोटाई दिया गया हो, यानी कि थिकनेस दिया गया हो, तो आपको पता है कि एक्सटर्नल रेडियस में से हम इंटरनल रेडियस को माइनस करते हैं, या फिर वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या लिखेंगे कि पाई r² h तो होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई और h तो ऐसे ही लिखेंगे, r² में बड़ा R² माइनस छोटा R² लिखेंगे, यही होगा। और ये वैल्यू दे कितना रखा है आपको, 3564, ठीक है। बाह्य त्रिज्या तो यहाँ पर 12 दिया है, मोटाई भी दिया है हमारे पास 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई का मतलब 22/7, ठीक है। देखो h तो हमें बतानी है, लेंथ का मतलब हाइट ही बताना है। और यहाँ कैपिटल R का स्क्वायर, कैपिटल R कितना है यहाँ पर 12, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस छोटे वाले r का स्क्वायर। देखो अगर मोटाई 3 है तो छोटा वाला r कितना होगा, 12 में से 3 जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 81 और बराबर ये कितना हो गया 3564। अगर 22 से इसको मैं काटने की कोशिश करूं तो 22 एक बार में आप बोले हैं कि 5 और 8 13, 136,
तो 22 छक 132 हो जाएगा, यानी कि कितना बच जाएगा 4 4 22 गुना 44, 22 है तो ये 162 बार में कट गया। इसको आप घटाओ कितना माइनस होगा घटा के, तो आप बोलेंगे h/7 तो है ही, अगर इसको घटाते हैं तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 14 में से 8 जाएगा तो 6 इक्वल टू का 162 हो जाएगा। तो ये अगर 9 से काटूँ मैं तो 9 से कट जाएगा, 9 से 63 और ये 9 से कट जाएगा, 9 एक बार में और 9 8 72 और ये 7 से 7 कट जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 18 आ गई, और यही अपना आंसर है 18, 13 नंबर का। अगले सवाल में ये आपको दिया गया है दोस्तों कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफिकेशन आपको पता है, सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका क्या है। देखिए भाई अगले सवाल में यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर इस ऑफ वाले को करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, या फिर ऑफ वाले को अलग ही कर लेंगे। चलो पहले इसकी बताओ, 31 बचे कितना होता है 155 और 2 157/5 हो गया ये वैल्यू। तो यहाँ पे डिवाइड का साइन है, इसको ध्यान रखना। इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि 7 सही 1/5 आएगा। तो 7 5 35 और 1 36/5 आ जाएगा। ये 36/5 आएगा या कुछ और, अच्छा 4 आया था ना। देखो 7 में से इस 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 सही 1/5 आएगा। तो 4 5 20 और 1 21/5 आ गया। ये वैल्यू कितनी आ गई 21/5। प्लस कि इसको निकालोगे तो ये डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर और 5 नीचे, यानी कि 33 दूना 66/5 ये हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर अगर हम ऑफ को भी कंसीडर कर लेते हैं, तो पहले ऑफ को बनाते हैं, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28, यानी कि आ जाएगा 168 डिवाइडेड बाई 3 चौके 12 से भाग कर दो दोस्तों। यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 12 एकम 12 और 12 चौक 48 और प्लस ये 66 और 21 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 87/5। और ये पहले का हमारा जो आया था ये 157/5 और यहाँ पर डिवाइड का साइन था, यही था। इसको कैलकुलेट करते हैं। अब अभी ये देखो ये वाली ब्रैकेट लगी हुई है यहाँ पर, ये ब्रैकेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा वरना गलत हो जाएगा। ये ब्रैकेट होने का मतलब कि ये डिवाइड का काम बाद में करेंगे, पहले इनको हमें जोड़ना है। तो हमने लिख दिया कि 157/5 को तो ऐसे ही रह लो, इसको जोड़ेंगे तो 14 25 70 70 और 87 कितना हो गया दोस्तों, तो 8 7 15 157/5 आ रहा है ये भी। तो ये डिवाइड के जगह पर अगर मैं मल्टीप्लाई लिखता हूँ तो ये उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर और 157 नीचे, तो इससे ये कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा। तो आंसर अपना कितना आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 15, 60 की स्पीड से एक समान चाल से चलते हुए स्टेशन P से स्टेशन Q की ओर चलना शुरू करती है एक रेलगाड़ी। उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी Q से P की ओर चलना शुरू करती है। यदि P और Q के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है और रेलगाड़ी 2.5 घंटे में एक दूसरे से मिल जाती है, तो स्टेशन P की ओर जाने वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना आप। देखो आप एक तो ऐसे कह सकते हैं भाई कि दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, कोई बात नहीं है, दोनों 2.5 घंटे बाद मिली है, यानी कि दोनों 2.5 घंटे चली हैं। बात समझ रहे हैं। अगर दोनों 2.5 घंटे चली हैं और टोटल दूरी देखो, ये अगर P है और ये Q है तो बीच की दूरी 275 है। पहली ट्रेन P से चली है और दूसरी ट्रेन Q से चली है, इधर 2.5 घंटे बाद मिली है। तो पहली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया बताओ। तो आप बोलेंगे 60 की स्पीड से अगर वो 2.5 घंटे चली है तो डिस्टेंस D1 कितना हो गया, 60 के स्पीड से 2.5 घंटे चली, यानी कि 5/2। तो 2 से ये 30 हो गया और 30 बचे 150, यानी कि 150 किलोमीटर तो पहली ट्रेन चली है। अब बताओ टोटल अगर डिस्टेंस 275 था, इसमें से 150 किलोमीटर पहली ट्रेन चली, तो दूसरी कितनी चली, 275 में से 150 घटा दो तो कितना बचेगा दोस्तों, आप बोलेंगे 125 बचेगा। तो 125 किलोमीटर की जो दूरी है वो दूसरी ट्रेन चली है। तो इसका स्पीड कितना होगा, स्पीड इक्वल टू दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा समय। तो दूरी 125 चली है और समय इसको भी 2.5 घंटे लगा है, यानी कि 5/2, या आप 2.5 लिख लो, बेहतर होगा। तो यहाँ पे 2.5, इस पॉइंट को हटाएंगे 0 और 25 बचे 125, यानी कि 50 की स्पीड रही होगी इसकी। मैंने इसका दूरी निकाल लिया कि अगर पहली ट्रेन दोस्तों 150 किलोमीटर चली है तो दूसरी ट्रेन 275 में से जो बचा है वो चली है, यानी कि वो 125 किलोमीटर चली है 2.5 की स्पीड से। बात समझ रहे हैं, 2.5 घंटे में। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया। आगे बढ़ते हैं।
ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें B जो है वो एंगल कितना है 90 डिग्री है। AC पर एक पॉइंट D इस प्रकार है कि AD की वैल्यू 12 है, CD की वैल्यू 16 है और BD जो है वो एंगल ABC का बाइसेक्टर है। तो आपको बताना है कि ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर कितना होगा, परिमाप कितना होगा। तो पहले मैं एक छोटे से डायग्राम से बात करूंगा कि देखो दोस्त, अगर ये यहाँ पर हमारा ट्रायंगल ABC है और B जो है ये 90 डिग्री वाला एंगल है और यहाँ से एक पॉइंट इस पर AC पर कोई D है और इसको मिलाया गया है BD, और इसमें ये कह रहा है कि AD की लेंथ जो है ये 12 है और CD की लेंथ जो है ये 16 है और BD एंगल बाइसेक्टर भी है। तो आपने ये थ्योरम पढ़ा होगा कभी ना कभी कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है और ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि AB का AC से जो रेशियो होता है वही रेशियो होता है BD का किससे, DC से। यानी कि ये अगर A और B है तो BD और DC का रेशियो भी कितना आएगा, A रेशियो B आता है। ये तो आपने पढ़ा होगा कि जो एंगल बाइसेक्टर है इसके साइड वालों का जो भुजा है, इसके अगल बगल की भुजाओं का रेशियो जो रहता है वही सामने वाले साइड के रेशियो भी रहता है। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो मैं कहूँगा कि देखो दोस्त, अगर ये BD एंगल बाइसेक्टर है इसका मतलब कि AB ये भी 12 है और ये कितना है 16 है, ये रेशियो में है तो इसे काटना पड़ेगा, 3 चौके 12 और 4 चौके 16, यानी कि AB और BC का जो रेशियो है, देखो AB रेशियो BC जो है ये कितना आना था 12 रेशियो 16, इसको काट करके आ गया 3 रेशियो 4, यानी कि ये 3 यूनिट है तो ये 4 यूनिट है। अब आपने समकोण त्रिभुज में पढ़ा होगा 3 4 5 वाला खेल, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये ओवरऑल कितना होगा दोस्तों 5, ट्रिपलेट 3 4 5 का। और हमें बताना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब कितना दोस्तों, भुजाओं का योग। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स। बात समझिएगा दोस्त, पेरीमीटर का मतलब होता है भुजाओं का योग। तो हमने बोला कि अगर पेरीमीटर निकालना है यहाँ पर तो पेरीमीटर कितना होगा दोस्त, भुजाओं का योग। तो देखो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 3 और 4 7 और 5 12 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। 12 यूनिट की वैल्यू निकालने का मतलब ये भी है कि आंसर हमारा 4 से कटना चाहिए। 4 से कटने का मतलब लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। ठीक है, आप बताओ 62 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है, ये भी फिर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, 72 4 से कट जाएगा, तो ये आंसर होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमने ऐसे डायरेक्ट भी आंसर चूज कर लिया। अब अगर आपको निकालना है दोस्त तो आप ये कह सकते हैं, देखो जो 5 यूनिट है उसकी वैल्यू ओवरऑल कितनी है, ये 12 और 16 28 है। ठीक है, आप बोलेंगे 5 यूनिट की वैल्यू तो अगर 28 है तो हमें 12 यूनिट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू अगर 28 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताओ। 5 को कितना गुना किया गया है, 5 5 25 और 5 36 5.6 गुना किया गया है, तो हमें 12 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 12 छक 72 का 2 हाथ में 7, 12 25 60 और 7 67, इतनी वैल्यू आ रही है 67.2। या फिर डायरेक्ट शुरू में ही देख लेते हैं कि 12 से कटने वाला आंसर हो गया, खेल खत्म। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। आप देखेंगे दोस्त कि यहाँ पर बोला गया है कि A रेशियो B जो है वो 2:3 है, C रेशियो D जो है ये 5A और रेशियो 3B है। तो आपको 2C रेशियो 5D बताना है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। 2C का मतलब कितना 2 और C का मतलब कितना 5A, तो 5 का तो 5 और A की जगह पर हम क्या रख लें भाई, A की वैल्यू कितनी है 2 यूनिट, तो यहाँ पे 2 रख लिया। और रेशियो 5D लिखना है तो 5 का 5 और D के बदले में क्या लिखेंगे, D के बदले में D किसके बराबर है 3B। तो देखो यहाँ पर 3 का तो 3 और B के बदले में मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। बस ये 5 से 5 कटेगा और कुछ नहीं, 2 दूना 4 और रेशियो 3 3 9, यही आएगा 4:9। अगला सवाल देख लो। यहाँ पे कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 2018 में 15%, 19 में 10% वृद्धि हुई। एक सिटी है उसका जो पॉपुलेशन है 2018 में 15% इंक्रीज हो गया, 19 में 10% इंक्रीज हो गया और पेंडेमिक के कारण वो 2020 में क्या हुआ 10% डिक्रीज हो गया। तो आपको बताना है कि ओवरऑल आफ्टर 3 इयर्स जो यहाँ पर पॉपुलेशन है उसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ, ये बताना है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं दोस्तों कि देखो या तो 3 बार आप इसको सक्सेसिव लगाओ, या मैं कहूँगा कि देखो अगर 100 थी तो आप ये बोलेंगे कि पहले 15% इंक्रीज हो गया, यानी कि 115/100 115, फिर 10% इंक्रीज हुआ तो 110/100, फिर 10% का डिक्रीज हुआ है तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90/100।
इसको कैलकुलेट कर लो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो पहले 115 को मैं 9 से गुना कर देता हूँ, तो 9 पचे 45 का 5 और 11 9 99 और 4 9 4 13 103 हो गया। और गुना का 11 है अभी, और नीचे कितना है 100 है। अगर 11 से इसको गुना करते हो तो देखो 5 का 5 और 5 और 3 8, फिर 3 का 3, फिर 0 और 1 आएगा, इतना आ गया। और 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कहाँ पर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये 113.85 हो गया और पहले वैल्यू हमने 100 ही लिया था। 100 से अगर 113.85 हो गया तो कितना बढ़ गया भाई, तो आप बोलेंगे 13.85 बढ़ गया, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। 19 नंबर क्वेश्चन में 800 रुपये मार्क प्राइस है और 2 बराबर क्रमागत डिस्काउंट दिया गया है, यानी कि 2 सेम डिस्काउंट दिया गया है, सक्सेसिव डिस्काउंट 2 बार दिया गया है सेम टू सेम। तो आपसे ये कह रहा है कि यदि अब उसको 512 रुपये में सेल किया गया तो परसेंटेज जो डिस्काउंट था वो बताना है कितना है। तो हमने बोला देखो कि 800 की जो वस्तु है वो 512 में बेच रहे हैं, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने का दे दिया हमने भाई। तो आप बोलेंगे देखो 10 में से 2 जाएगा तो 8, और यहाँ पर फिर 9 में से 1 जाएगा तो 7, 9 में से 1 जाएगा तो वापिस से 8, और यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा तो 2, तो 288 का डिस्काउंट मिल गया 800 रुपये पर। तो डिवाइडेड बाई 800 इंटू का 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट होगा और 8 से 1 कटेगा, 8 यहाँ 24 है और फिर 8 छक 48, यानी कि 36% का डिस्काउंट है। तो इसमें से हर एक का सक्सेसिव निकाल के चेक करो कि किसका सक्सेसिव निकालने पर दोस्तों 36 बन जा रहा है डिस्काउंट। अगर 18 का आप चेक करते हैं तो 18 दूना 36, और अभी माइनस करना है 18 का स्क्वायर करके, यानी कि 3.24। बताओ 36 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो 36 कैसे आएगा भाई। और जब 18% की वैल्यू ही 36 से नीचे आने लगी तो 15% भी नीचे आएगा और 16% भी नीचे आएगा। हमें तो 36% चाहिए, इकलौता ऑप्शन बच गया 20। बताओ मैंने क्या किया, मैंने पहले ऑप्शन को चेक किया 18% का, कि क्या 18% का जो सक्सेसिव डिस्काउंट बनेगा वो 36 बनेगा। तो आपको पता है कि a प्लस बी और माइनस का ए बी बाई 100 करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट में। इस पर अगर 18% को मैंने लगाया तो 18 दूना 36 माइनस 18 का स्क्वायर 324, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 100 से डिवाइड होकर। अभी 36 में से कुछ घटाने जाएंगे तो वैल्यू डेफिनेटली 36 से नीचे आएगी, 36 से डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमारा तो आंसर 36 ही लाना है, तो 36 जब 18 पर उससे कम आ रहा है तो 15 पर भी कम आएगा और 16 पर भी कम आएगा, तो हमारा 20 ही सही उत्तर है। आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। x माइनस 2/x इक्वल टू 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर क्या होगा। मैं क्या करने वाला हूँ, देखो स्क्वायर निकालना है तो डबल स्क्वायर करते हैं। पहली बार स्क्वायर करेंगे आप तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 1/, माइनस नहीं प्लस बन जाएगा, 1/, भी नहीं 4 ये बन जाएगा, ठीक है। पहली बार में ही आंसर आ जा रहा है एक्चुअली में। एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर हम क्या करते हैं, जो दिया है उसका तो स्क्वायर करते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, और अगर सवाल में माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं 2ab, तो 2 a की जगह पर x है और b की जगह पर 2/x है, ठीक है। अब ये x से x कट जाएगा तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अब ये मत समझना दोस्तों कि हमें तो स्क्वायर करके 2 घटाना या 2 जोड़ना सिखाया गया है, तो वो कब होता है जब केवल x और माइनस 1/x रहता तब ये काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें 2ab जब हम लिखते हैं तो 2x और 1/x लिख के 1 कट जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई कोफिशिएंट आ गया या यहाँ पर कोई कोफिशिएंट आ गया कुछ भी लिखकर, तो 2ab आपको पूरा लिखना चाहिए, तभी जा करके आप सही आंसर निकाल पाएंगे। अगला सवाल है √x प्लस 1/√x इक्वल टू √6 है, तो x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 क्या होगा। देखो पावर 6 निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो हम स्क्वायर निकालेंगे और फिर इसका हम क्यूब कर देंगे। स्क्वायर का क्यूब जैसे ही करेंगे तो ये 3 दूना 6 पावर में बनाएगा, ठीक है। तो वही काम मैं करने वाला हूँ। देखो इसका पहले एक बार तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, केवल ये x प्लस 1/x मिलेगा। कितना स्क्वायर करके 2 घटा दो, √6 का स्क्वायर 6, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। वापिस से स्क्वायर करो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और 2 घटा देंगे स्क्वायर करके, तो 4 का स्क्वायर 16 में से 2 जाएगा तो 14। अब यहाँ से हमें क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि ये स्क्वायर का क्यूब और प्लस ये 1/x स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि क्यूब करने से ये पावर 6 बन जाएगा। क्यूब कैसे करते हैं, क्यूब करने के लिए फॉर्मूला पता होगा, k इंटू के स्क्वायर माइनस 3 करते हैं, ठीक है। तो हम 14 और इंटू का 14 का स्क्वायर 196 माइनस का 3 करेंगे, तो ये बन गया 14 और 196 में से 3 जाएगा तो 193। 14 3 42 का 2 हाथ में कितना बचेगा, 4 और 14 नवा 126 और 4 130 का 0 हाथ में 13, तो 14 कम 14 और 13 कितना हो गया 27। 2702 यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है।
अगला सवाल कह रहा है कि ट्राइंगल ABC में BD और CD जो है वो B और C को बाइसेक्ट करती हैं और BDC जो है वो 135 डिग्री है, BAC कितना होगा। काफ़ी आसान सवाल है एंगल बाइसेक्टर का। ये सवाल तो हर एक बार रिपीट होता है, आपने पढ़ा ही होगा कि लेट से अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो B से BD खींचा गया और C से CD खींचा गया और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है और ये D है। और BDC जो एंगल है वो दिया है 135 और हमें A बताना है। आपने ये पढ़ा होगा कि ये BDC यानी कि 135 निकलता कैसे है, तो आपने पढ़ा होगा 90 प्लस A/2 करके निकलता है। तो यहाँ से हम 90 को तो इधर ले जाकर माइनस कर देंगे, तो ये 45 इक्वल टू कितना आ जाएगा A/2, यानी कि A कितना आएगा 45 2 जा 90, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। दिस वन इज द आंसर। अगला सवाल देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा सवाल है, इसकी अलग से भी वीडियो आएगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी अच्छा सवाल किसी भी शिफ्ट में मिलता है तो मैं ज़रूर से अलग से एक छोटी वीडियो बना देता हूँ ताकि मेंस वाले उसका फ़ायदा उठा सकें। जिसे पूरा पेपर नहीं देखना है तो वो अलग से भी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देख ले जो पूरे पेपर में अच्छा है। जैसे इस पूरे पेपर में ये सवाल सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है। तो यहाँ पर आपको ये नंबर दिया गया है, कितना लिखा गया है मैं लिख देता हूँ 5 4K 31M82। ये 11 से डिविजिबल है तो K + 1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो हम कहेंगे कि भाई अगर 11 से डिविजिबल है तो 11 की डिविजिबिलिटी लगा लो। देखो हम अल्टरनेट वैल्यू को ऐड करेंगे, 5 में किसको ऐड करेंगे K को, फिर K में 1 को, 1 में 8 को। तो देखो K को तो नहीं ऐड कर सकते हैं, हम इनको ऐड कर सकते हैं 5 और 1 6 और 8 14। तो 14 + K ये पहला वाला आ गया। फिर दूसरा वाला ऐड करो यहाँ पर, दूसरा वाला कौन, इनको 4 और 3 4 और 3 7, 7 में M जोड़ेंगे तो जुड़ेगा नहीं, तो 7 और 2 9, यानी कि ये 9 प्लस का M हो गया। बात समझ रहे हैं। अब दोनों का जो अंतर है या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो हमने ले लिया कि चलो ये 0 आ गया भाई। अब अगर ये 0 या 11 के मल्टीपल के बराबर रखेंगे तो ये कितना बनेगा, देखो 14 में से 9 जाएगा तो ये 5 बनेगा और प्लस का K माइनस का M बनेगा, K माइनस M यही होगा। माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल टू 0 या फिर 11। अब अगर मैं 5 को उधर भेज देता हूँ तो K माइनस M इक्वल टू, देखो 0 में से 5 घटेगा तो ये तो माइनस में वैल्यू आने लगेगी, तो माइनस को मत नहीं लेते हैं हम, 5 को 11 में से घटा के एक ही बार 6 लिख देते हैं, ठीक है। हमने 0 को नहीं लिया क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, और 5 को 11 में से हमने घटाया तो 6 आ गया। तो देखो अगर ये 6 आ रहा है तो K और M की पॉसिबल वैल्यू हमारे पास क्या है, ज़रा बताना। K और M की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं कि 6 आ जाए माइनस करके। तो देखो हम मैक्सिमम से शुरू करते हैं। K की वैल्यू अगर 9 होती तो M की वैल्यू 3 लेना पड़ेगा, 9 में से 3 जाएगा 6। अगर K की वैल्यू हम 8 लेते हैं तो इसकी वैल्यू को 2 लेना पड़ेगा। K की वैल्यू को अगर हम 7 लेते हैं तो इसकी वैल्यू को 1 लेना पड़ेगा। 7 से नीचे तो नहीं जाएंगे क्योंकि 7 से नीचे जाएंगे तो K की वैल्यू 6 लेना पड़ेगा, और 6 में से जब कुछ माइनस करेंगे तो 6 ही कैसे आ सकता है बताओ। 6 में से किसी हम डिजिट को माइनस करेंगे तो वापस से 6 नहीं आएगा। अब इनको ऐड करके हमें बताना है कि मैक्सिमम जो सम होगा वो कब होगा, K + M मैक्सिमम कब होगा। यहाँ पर देखो 9 और 3 ये कितना है भैया, 12 है। सारे ऑप्शन 12 से अधिक हैं, यानी कि बाकी को जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बाकी सारे तो छोटे ही आएंगे। तो हम एक बार रिवर्स माइनस करते हैं। मैंने बताया था कि ऐसे सवाल में हमें उल्टा भी माइनस करके देखना चाहिए, यानी कि अब हम 9 + M में से किसको घटाएंगे दोस्तों, 14 और प्लस K को घटाएंगे, ठीक है। यानी कि इसको घटाएंगे दूसरे वाले में से, 9 + M में से इसको माइनस करेंगे, और ये वापस से कितना आना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए। देखो अब ये कितना होगा दोस्तों, M - K होगा यहाँ पे, और 9 में से 14 जाएगा तो माइनस का 5, यानी कि मैं इसको लिख देता हूँ दोस्त कि ये कितना आएगा, देखना ध्यान देना। दिस वन इज़ यहाँ पे 11 था, M - K और माइनस का 5 इक्वल टू 0 या फिर 11। तो देखो M - K कितना हो गया भाई, हम 5 को अगर उधर ले जाए तो प्लस का 5 या 11 और 5 16 यही आएगा। अब एक बात बताओ कि M भी एक डिजिट है, अकेला डिजिट है, सिंगल डिजिट, K भी एक सिंगल डिजिट है, तो क्या 2 सिंगल डिजिट को माइनस करके हम कभी भी 16 बना सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू जो हम लिख सकते हैं एक डिजिट के लिए वो 9 लिख सकते हैं। तो क्या 9 में से हम कुछ भी माइनस करके 16 कभी भी 16 बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 9 ऑलरेडी छोटा है, उसमें से जब माइनस करेंगे तो उससे बड़ा कहाँ से आएगा, उससे कम ही आएगा, 9 से भी कम आएगा, यानी कि यहाँ पर 16 पॉसिबल नहीं है, हम 16 को नहीं ले सकते हैं। तो हमें M - K को 5 ही लेना पड़ेगा। अब एक बात बताओ कि अगर मैं M - K को 5 लेता हूँ तो M और K की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, हम क्या क्या रख सकते हैं M और K को। तो आप बोलेंगे कि फिर से बड़ा से शुरू करते हैं। अगर M की वैल्यू को मैं 9 लूँगा तो K की वैल्यू को 4 लेना होगा, तभी तो 9 में से 4 घटाकर और 5 आएगा।
अगर m की वैल्यू को मैं 8 लेता हूँ तो k की वैल्यू को हमें कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। अगर m की वैल्यू को मैं 7 लेता हूँ तो k की वैल्यू को 2 लेना पड़ेगा। ऐसे ही माइनस करते जाना होगा। लेकिन हमें चूंकि मैक्सिमम वैल्यू बताना है तो हम बड़े वाले को ऐड करेंगे। तो 9 और 4 कितना हो गया, 13। इनको तो जोड़ेंगे तो छोटा छोटा आएगा, 7 2 9 8 3 11। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो आ रही है जोड़ करके 9 4 13 आ रहा है, यानी कि 13 इज द करेक्ट आंसर। बात समझे कि नहीं समझे? आशा है कि आप बात समझ गए होंगे। काफ़ी उम्दा किस्म का सवाल है। ऐसा एक पहले भी आया है 12 अप्रैल वाले में, मैंने करा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है डीआई की। तो टोटल 4 क्वेश्चन डीआई में पूछे गए थे, तो मैं 4 के 4 क्वेश्चन यहाँ पे जल्दी जल्दी कवर कर देता हूँ, आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो डीआई का है, इसमें ये कह रहा है कि किस महीने में बेचे गए कंप्यूटरों की जो संख्या है वो 5 महीने में बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या का 25% है। तो आपको इस डेटा से कोई लेना देना नहीं है, आप बस ये समझिए कि इसमें जो वैल्यू दिया गया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 99 डिग्री दिया गया है, 99 डिग्री, ये जो है 45 डिग्री, ये 85 डिग्री, ये 72 डिग्री और ये 52 डिग्री। मैंने पढ़ के बता दिया कि कौन क्या दिया है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको ये विजिबल ना हो सही से। अब मैं इसको बड़ा भी कर लूँ तो भी ऐसा नहीं है कि ये विजिबल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर ये सारी वैल्यू जो है ये केंद्रीय कोण को दिखाते हैं, सेंट्रल एंगल को दिखा रहे हैं, यानी कि ये एंगल के फॉर्म में है, तो हमें पता है कि पूरे सर्कल में जो एंगल बनता है सेंटर पे पूरे एक बार सर्कल गोल घूमने पर वो 360 डिग्री का बनता है। तो हम ये लिखेंगे कि 360 डिग्री तो जो वैल्यू होती है ये किसकी होती है दोस्त? तो आप बोलेंगे 100% की। 100% यानी पूरे सर्कल की। अगर हम पूरे सर्कल को घूम जाए दोस्तों तो 360 डिग्री बनता है, ध्यान देना। जो परसेंटेज में अगर हम टोटल वैल्यू निकालते हैं तो 100%, और हम डिग्री में यानी कि एंगल के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे तो 360 डिग्री बनेगा पूरे सर्कल का। लेकिन हमें 25% की वैल्यू डिग्री में चूज करनी है, तो इसको हम 25% अगर बनाना चाहें तो 100 को 25% बनाने के लिए 4 से भाग कर रहे हैं, तो इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 9 चौके 36, यानी कि ये 90 डिग्री आएगा। और सवाल में हमसे कह रहा है कि 25% से अधिक है। किसकी 25% से अधिक है? 25% का 25% का मतलब डिग्री में कितना हुआ दोस्तों? 90 डिग्री। तो कौन सी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है? इकलौता ये वाला है जो कि 99 डिग्री है। तो यही हमारा आंसर है। देखो ग्रीन वाला किसको डिनोट करता है? ग्रीन वाला मार्च को डिनोट करता है, तो मार्च अपना सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों इसमें कि ए, सी और ई में जो व्यावसायिक यानी कि कॉमर्स में जिन्होंने एडमिशन लिया है और बी, डी, ई में जिन्होंने मानविकी में एडमिशन लिया है, आपको दोनों का रेशियो बताना है कि रेशियो क्या होगा। देखो ये है विज्ञान वाला, यानी कि जो पहला लाइन है वो साइंस का है, जो दूसरा लाइन है ये मानविकी का है, और जो तीसरा लाइन है ये है कॉमर्स का, व्यवसायिक का, बिजनेस, सॉरी व्यवसायिक को क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे, बिजनेस स्टडीज। कॉमर्स को तो हम वाणिज्य बोलते हैं ना हिंदी में। ओके, देखो ए सी ई का हमें जोड़ना है व्यवसायिक वाला, तो ए सी ई का मैं लिख देता हूं कि ए सी ई का कितना होगा। देखो ए में व्यवसायिक का मतलब तीसरा वाला है, ए में तीसरा कितना है? 60 है, सी में तीसरा कितना है? 35 है, और ई में तीसरा कितना है? 50। तो 50 और 50 100 और 35 ये 135 आ गया। और अगर मैं बात करूं दोस्तों बी डी ई की, तो बी डी ई लिखो किस में लिखना है? मानविकी में लिखना है, मानविकी यानी दूसरा वाला में। तो बी में दूसरा वाला कितना है? 82, और डी में दूसरा वाला कितना है? 45, और ई में दूसरा वाला कितना है? 35। तो देखो 45 और 35 जोड़ करके तो 80 आ जाएगा। 80 और 82 कितना हो जाएगा? 162। अब इनका रेशियो निकाल लो। देखो दोस्त इनका रेशियो निकालते हैं तो ये 15 से कट जाएगा 9 बार में, या 9 से ही काट लेते हैं। 9 से ये 15 से 9 टाइम्स, और ये 18 से 9 टाइम्स। ये 5 तियाँ 15, ये 6 तियाँ 18, यानी कि 5:6 बचेगा हमारा ऑप्शन सी। आगे देखो अगले सवाल में कह रहा है कि डी को गणित और भौतिकी में यानी कि मैथ और फिजिक्स में जितने टोटल मार्क्स प्राप्त हुए हैं उसका रेशियो बताना है। बी की इंग्लिश और फिजिक्स में कितने मार्क्स से ऑब्टेन किया है उससे। चलो डी का बताओ। मैथ कौन है? मैथ ऊपर वाला है, यानी कि फर्स्ट वाली लाइन मैथ है, और फिजिक्स है लास्ट वाली लाइन, और इंग्लिश है सेकंड वाली, जो रेड कलर की है ये इंग्लिश है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक बात समझो आप। मैंने लिख दिया दोस्तों कि हमें डी का मैथ और फिजिक्स चाहिए। बताओ डी का मैथ और फिजिक्स, डी वाला ये लाइन है, मैथ का मतलब पहला वाला, फिजिक्स का मतलब लास्ट वाला, तो 50 और 40 90 आ गया। अच्छा देखो ये देख के हम इसको आंसर कर सकते हैं कि नहीं? डेफिनेटली कर सकते हैं,
क्योंकि पहला 90 आ रहा है तो 90 को काटने वाला ही कोई हमारा पहला डिजिट बनेगा, या पहला रेशियो में जो पहला टर्म बनेगा वो 90 का कोई मल्टीपल ही बन सकता है, या फिर 90 का कोई फैक्टर बनेगा। 90 का कोई फैक्टर यहाँ पर कितना दिया है, 9 दिया है, तो 9 ही अपना आंसर होगा। ये सारे देखो 7 90 को नहीं काट सकता है, ना ही 14 2 काट सकता है, ठीक है, 2 काट सकता है, तो हमें इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, हम इसे हटा नहीं सकते हैं। तो चलो मैं निकाल लेता हूँ। सेकंड वाला क्या कह रहा है, बी को अंग्रेजी और भौतिकी में, तो बी ये है, इसको इंग्लिश में, इंग्लिश यानी कि रेड वाला और फिजिक्स यानी कि ग्रीन वाला। तो 8 6 14 कितना मिला है, 140। अब ये 0 0 काट लेंगे तो 9 और 14 ही आएगा, यानी कि डी सही उत्तर है, ठीक है। ये आखिरी सवाल है आज का, क्वेश्चन नंबर 25 है। वीडियो पसंद आए जरूर से कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। टॉपिक वाइज जो वीडियो चल रहा है वो भी आएगी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड डिस्टेंस की वीडियो जल्द आने वाली है, ठीक है। तो अभी आप शिफ्ट वाइज भी देखिए और शाम तक प्रॉफिट एंड लॉस की या फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस की आपको टॉपिक वाइज भी सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें ये सवाल पूछा गया है, देखो ये सवाल है और ये 2 अलग अलग फिगर है, मैंने बस बड़ा करके लगाया है स्क्रीन पे ताकि देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये एक्चुअली में क्वेश्चन है ऊपर वाली लाइन का और ये दोनों गिवन है, ठीक है। चलिए अब सवाल पढ़िए। सवाल है कि संस्थान एस से जो पास होने वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और उसी संस्थान में यानी कि इंस्टीट्यूट एस में ही जो एडमिशन लेने वाले टोटल कैंडिडेट्स हैं उनका रेशियो क्या है। एस में जो पास करने वाले कैंडिडेट हैं और जो एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट हैं उनका रेशियो बताना है। अब ये ध्यान रखना दोस्तों, मैंने अभी तक इतना पेपर सॉल्व किया CHSL का, तो ये किसी और शिफ्ट में भी सेम टू सेम डेटा के साथ क्वेश्चन आया है। तो जो DI है वो किसी शिफ्ट का एक DI दे करके और वही सेम DI दूसरे में पूछ रहे हैं, डेटा सेम रह रहा है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट रह रहा है, ठीक है। लेकिन क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। जब दूसरे शिफ्ट वाले बच्चे आएंगे तो उनको अगर सेम DI रिपीट भी हुई और डेटा अलग है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कौन सा, सॉरी, डेटा सेम भी है तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनको वापस से निकालना ही पड़ेगा। चलो अब एक बात समझो यहाँ पर, 1 मिनट। हमसे ये कह रहा है कि एस में कितने पास हुए बताओ। यहाँ पर ये जो है ये उत्तीर्ण वाले हैं यानी कि पास वाले हैं, तो एस में कितने पास हुए हैं, 24%, ठीक है भाई। टोटल 3300 थे, 3300 के 24% पास हो गए, यानी कि कितना हो गए, 33 गुना में 24, यही पासिंग लोग हुए। सेकंड वाले में कह रहा है कि जो दूसरा रेशियो लेना है वो टोटल एडमिशन वाले का, तो एस में एडमिशन कितने लिए हैं, 18%। किसका 18%, 5500 का, तो हमने लिख दिया 55 का 18%। 100 तो कट जाएगा, दोनों में 100 है, तो अब इसको काट लो दोस्तों। ये देखो भाई, आप काटोगे अगर तो ये 11 तियाँ 33 और ये 6 तियाँ 18 और ये 6 चौके 24 और ये 11 पचे 55, कितना बच गया, 4:5 बच गया, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर से करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना ताकि PDF आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।